वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसकी हमारी 5th वीडियो है जिसका टॉपिक है रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आई कैप स्टडी टेस्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो इस चैप्टर में जो हम वीडियोस कर रहे हैं उसमें ये अब सेकंड सेक्शन है रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो इस पर जो हमारी पहली वीडियो है इस सेक्शन पर, वो इन दो एरियाज़ को कवर करेगी, मीनिंग ऑफ रेमेडी एंड रेमेडीज़ फॉर ब्रीच को। जो बाकी एरियाज़ हैं हमारे पास उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो रेमेडी का मतलब क्या है? A remedy can be defined as a manner in which a right is enforced or satisfied by a court. तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो एक पार्टी कोर्ट में जाती है और वहाँ पर उसको जो हार्म या इंजरी या प्रॉब्लम आया होता है दूसरे के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, किसी इंडिविजुअल की वजह से, तो उसको जो इंसाफ मिलता है, उसको जो कंपनसेशन मिलती है, उसको हम रेमेडी कहते हैं। तो जिस तरीके से आप कोर्ट में जाकर अपना राइट इन्फोर्स करवाते हैं, जब सोसाइटी जो रिकग्नाइज करती है एज अ रॉन्गफुल एक्ट वो किसी इंडिविजुअल के साथ। रेमेडीज को डिफरेंट टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स। इन 3 टाइप्स को अब देखते हैं। तो 3 टाइप्स में पहली टाइप है कॉमन लॉ रेमेडीज। डैमेजेस, जो कि एक मॉनेटरी कंपनसेशन होती है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ होता है उसके आप जितना नुकसान हुआ होता है उसके पैसे ले लेते हैं। एंड एक्शन फॉर द प्राइस। एक्शन फॉर द प्राइस का मतलब होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया हो और दूसरी पार्टी ने भी आपको पैसे ना दिए हों और आप केस करके वो पैसे रिकवर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन फॉर द प्राइस। आर मोर फ्रिक्वेंटली साउट रेमेडीज। सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं कोर्ट्स में वो डैमेजेस और एक्शन फॉर द प्राइस के ही होते हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये एज ऑफ राइट राइज होते हैं। ऑब्जेक्ट इस रेमेडी का जो होता है वो पनिश करना नहीं होता। याद रखें कि एक्शन फॉर द प्राइस या डैमेजेस का मकसद जो है किसी पार्टी को पनिश करना नहीं होता क्रिमिनल लॉ की तरह, बल्कि मकसद ये होता है कि जो फाइनेंशियल लॉस एग्रीव पार्टी को हुआ है उस फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट कर दिया जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरी टाइप की रेमेडीज हैं इक्विटेबल रेमेडीज। इक्विटेबल रेमेडीज कोर्ट की तरफ से ऑर्डर किया हुआ एक्शन होता है जिसमें पार्टीज को डायरेक्ट किया जाता है कि वो कुछ काम करें या कुछ काम करने से बाज रहें। जहां पर कोर्ट उन्हें कुछ सर्टन एक्शन लेने के लिए कहती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और जहां कोर्ट उन्हें कुछ करने से रोक देती है कि आप ये काम नहीं कर सकते अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। In other words, equitable remedies are only appropriate in specialized circumstances where monetary damages would be an inadequate compensation for the breach of an agreement. इक्विटेबल रेमेडीज का जो वैसे मतलब है, इक्विटी से ये निकला है, तो उसका मतलब है कि इक्वालिटी हो और फेयरनेस की बेस पर डिसीजन हो। तो जहां पर आप समझते हैं कि जी पैसे जो हैं वो कंपनसेशन नहीं हो सकते, तो फिर कुछ ऐसा ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दिया जाता है जो उस सिचुएशन में एक प्रॉपर रेमेडी बनता हो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक, इक्विटी और फेयरनेस के मुताबिक। थर्ड टाइप की जो रेमेडीज हैं वो हैं क्वांटम मेरिट क्लेम्स। क्वांटम मेरिट क्लेम्स इज कैटेगराइज्ड एज अ क्लेम इन कासी कॉन्ट्रैक्ट। कासी कॉन्ट्रैक्ट हमने बहुत शुरू में पढ़े थे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे पार्टीज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं करती लेकिन लॉ उन पर ऑब्लिगेशन इम्पोज कर देता है कि उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल जो है राइट्स भी हैं उनके और ऑब्लिगेशन भी हैं। एक एग्जांपल जिस तरीके से दी थी कि अगर एक शख्स दूसरे के घर अपनी चीज़ें भूल जाता है और दूसरा उसको इस्तेमाल कर लेता है तो पहला शख्स उससे उन चीज़ों के पैसे रिकवर कर सकता है। So quantum merit is likely to be sought where one party has already performed part of his obligation and the other party then repudiates the contract. So
सिर्फ कासी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता ये, इसके अलावा भी होता है, यानी एक्चुअल पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो आप कहते हैं जो पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ है अगर उसके पैसे लेने हैं तो वो भी क्वांटम मेरिट क्लेम के अंदर आएगा। इसको हम काफ़ी डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर भी देख रहे होंगे। सो व्हेन द एग्रीव पार्टी इलेक्ट्स टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज टर्मिनेटेड ही मे क्लेम अ रीजनेबल अमाउंट फॉर द वर्क डन। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट हो गया हो लेकिन उसमें जो काम हो चुका है, जितना भी काम हुआ है उसके पैसे अगर एक रीजनेबल अमाउंट क्लेम की जाती है तो वो क्वांटम मेरिट क्लेम कहलाता है। अब हम आते हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच की तरफ कि पार्टीज टू अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, बट व्हेन वन ऑफ द पार्टीज रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन ही इज सेड टू हैव कमिटेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो रेमेडीज अवेलेबल हैं एग्रीव पार्टी में कि एक पार्टी ने अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो जो दूसरी पार्टी है वो एग्रीव पार्टी कहलाएगी। वो क्या क्या एक्शन ले सकती है डिफरेंट सिचुएशंस में, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। जिसमें से पहली टाइप है हमारे पास रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का लफ्जी मतलब कैंसलेशन है। रिसेशन इज द पुटिंग एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन मीन्स द राइट नॉट टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन। तो अगर दूसरी पार्टी ने ब्रीच कर दी है तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ट्रीट कर सकते हैं और फिर आपको भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इन सच अ केस द एग्रीव पार्टी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द ऑब्लिगेशन under the contract and is entitled to claim compensation for the damage। तो कॉन्ट्रैक्ट जब दूसरी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो उसने ब्रीच की, और उसके मुकाबले में जब आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ऑप्शन मिलता है, जहां जहां लॉ में आपके लिए ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है और आप उसको कैंसिल करते हैं, तो आपकी तरफ से ब्रीच कंसीडर नहीं होती। आपने भी कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं किया, उसने भी नहीं किया, लेकिन उसने क्योंकि ब्रीच की थी तो आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं और वो आपसे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। तो एक किस्म का यूं समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप रॉन्गफुली परफॉर्म नहीं करते तो दैट इज ब्रीच, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल राइट के मुताबिक परफॉर्म नहीं करते दैट इज कॉल्ड रिसेशन। द कोर्ट में ऑल्सो ग्रांट रिसेशन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी, जैसे हमने प्री कॉन्सेंट वाले चैप्टर में कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में देखा था। In some cases, rescission may not be possible when parties cannot be restored to their original position or where the third party has acquired rights in good faith। तो कुछ सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि पार्टीज दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर नहीं की जा सकती। तो अब हम कुछ सिनेरियोज देखेंगे, ऐसे भी जिसमें रिसेशन पॉसिबल है और ऐसे भी जिसमें रिसेशन पॉसिबल नहीं है। हमारे पास सिनेरियो है, Anam agrees to supply 10 tons of wheat to Bilal on 20th November. Bilal promises to pay for the goods on its receipt. Anam does not supply the goods on the due date. Here Bilal is discharged from the liability। अब देखें, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो दूसरी पार्टी भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती है कि यानी उसको फिर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बिलाल इज इंटाइटल्ड टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, and still he can claim for the damages which he has sustained because of non-supply of goods on the due date। नेक्स्ट चलते हैं। Ahmed sold wheat of certain quality to Hassan by fraud which Hassan and his family consumed। अब देखें, वीट प्रोवाइड किया गया, वीट की क्वालिटी जो थी वो अच्छी होनी चाहिए थी लेकिन लो क्वालिटी थी, लेकिन दूसरे पर्सन के फैमिली ने उसको कंज्यूम कर लिया। अब यहां पर फ्रॉड डिस्कवर हो जाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी नहीं होगा। हसन कैन नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एज पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि पार्टीज वीट जो है वो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टिल राइट टू क्लेम डैमेजेस जो है वो अवेलेबल होगा। रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिट एक्वायर किया है तो उसको वापस करना। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है या एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, रिसेंड हो जाता है,
तो उसमें जो है अगर आपको रेस्टिट्यूशन का राइट मिलता है तो इट मीन्स के जो चीज़ आप दूसरे ने ली हुई है वो आपको वापस करेगा, और जो आपने ली हुई है आप उसे वापस करेंगे। तो इस सिनेरियो को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहले एक ज़रा देख लेते हैं। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाए या जहां पे कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो जाए यानी कैंसिल हो जाए। When a contract becomes void, it needs not to be performed by either party. लेकिन तो फिर जो कोई एडवांस दिया हुआ है या कोई पैसे दिए हुए तो वो वापस हो जाएंगे। अकरम pays बाबर ₹1 million in consideration of Babar promising to marry Sana, who is Akram's daughter. Sana is dead at the time of promise. तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज को आइडिया नहीं था तो एग्रीमेंट वाइड हो गया। तो एग्रीमेंट वाइड है लेकिन इलीगल नहीं है। तो इसमें यह है कि जो पैसे बाबर ने लिए थे वो उसको वापस करने चाहिए, तो अमाउंट वापस हो जाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। थर्ड और बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो पॉइंट है वो है डैमेजेस का। डैमेजेस के ऊपर हमारी एक नेक्स्ट वीडियो भी होगी जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ डैमेजेस को डिस्कस करेंगे। तो डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन यानी जिसमें पैसे देने होते हैं। डैमेजेस और फाइन में फर्क होता है। डैमेजेस में ये होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट कर रही होती है, फाइन में कोई भी पार्टी स्टेट को पेमेंट कर रही होती है, यानी वो हुकूमती खजाने में पैसे जमा हो रहे होते हैं तो फाइन, और अगर एक पार्टी दूसरे को कंपनसेशन के पैसे दे रही है तो वो डैमेजेस हैं। तो डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो नुकसान होता है उसकी मॉनेटरी कंपनसेशन को डैमेजेस कहते हैं। वंस अगेन आपने ये याद रखना है कि मकसद जो है वो पार्टी को पनिश करना नहीं होता बल्कि कंपनसेट करना होता है एग्रीव्ड पार्टी को कि उसको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है जिसे पिक्यूनियरी लॉस भी कहते हैं। सो द पर्पज इज नॉट टू पनिश बट टू कंपनसेट द एग्रीव्ड पार्टी एज फार एज मनी कैन डू सो। तो पैसों से जितना मसला हल होता है वो किया जा सकता है। इसको यहां पर एक सिनेरियो में देखते हैं। Naveed promised to deliver food at an event organized by Adil for 80 persons for ₹85,000. Just an hour before the event, Naveed informed that he would not be able to deliver the food. तो उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। Adil arranged the food from another caterer which did cost him ₹93,000. Adil may claim damages of differential amount that is ₹8,000 from Naveed. तो देखें अदील को नुकसान क्या हुआ नवीद के कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म करने की वजह से, कि जो खाना उसे 85,000 में मिलना था वो अब उसे 93,000 में मिला। तो उसको जो नुकसान हुआ वो 8,000 का हुआ। अगर ये 8,000 रुपीज उसे नवीद से मिल जाए तो जो उसका फाइनेंशियल लॉस था वो पूरा हो जाएगा, और यही मकसद है डैमेजेस का कि जो फाइनेंशियल लॉस है वो पूरा हो जाए। फोर्थ रेमेडी है एक्शन फॉर प्राइस। एक्शन फॉर प्राइस भी मॉनेटरी कंपनसेशन है, और ये होता है कि जब एक पार्टी ने अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया हो तो वो अपने पैसे रिकवर करना चाहता है, जो उसने सर्विस प्रोवाइड किए हैं उसके पैसे या उसने जो गुड्स डिलीवर किए हैं उसके पैसे। एक्शन फॉर प्राइस इज आल्सो मॉनेटरी कंपनसेशन and is applicable when one party has performed his part of contract and now wants to recover the price of goods or services delivered or provided. तो सिनेरियो है हमारे पास, अरसलान प्रोवाइडेड सर्विसेज टू हबीब इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, यानी एक पार्टी ने अपना हिस्सा परफॉर्म कर दिया। लेटर हबीब रिफ्यूज टू पे, अरसलान में फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट फॉर हिज सर्विसेज। तो ये जो सूट फाइल किया जाएगा दैट वुड बी रिकवरी के लिए जो है वो एक्शन फॉर प्राइस कहलाएगा। इसे एक्शन फॉर प्राइस ज्यादातर कहा जाता है। बेसिकली इट्स जस्ट रिकवरी ऑफ योर अमाउंट बाय परफॉर्मिंग द आफ्टर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ रेमेडी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लफ्जी मतलब ये है कि आप कोर्ट के थ्रू ये इन्फोर्स करवाते हैं कि कोर्ट दूसरी पार्टी को ये ऑर्डर दे कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया था वो उसके ऊपर अमल करे, उसको पूरा करे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एन इक्विटेबल डॉक्ट्राइन। इक्विटी के लॉ से है तो इसलिए इसे इक्विटेबल रूल कहा जाता है। वर्ड डॉक्ट्राइन जो है वो एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ को कहते हैं।
सो इक्विटी से रिलेट करता है, इसलिए इसे इक्विटेबल डॉक्ट्राइन कहते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी, और जो नेक्स्ट आएगा इंजंक्शन, वो भी। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एन इक्विटेबल डॉक्ट्राइन दैट कंपेल्स अ पार्टी टू एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स वेयर मॉनेटरी डैमेजेस वुड बी इनएडिक्वेट कंपनसेशन। यानी आप ये समझते हैं अगर के जी, लॉ बल्कि ये समझता है कि जो पैसे हैं वो एक मुनासिब कंपनसेशन नहीं होगी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के लिए, तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, यानी ये हमेशा नहीं मिलती, ये लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस में मिलती है, और कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ करे या ना करे। तो विच इज अलाउड ओनली इन लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, जहां पर आप कहते हैं कि मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एडिकेट, कि पैसे जो हैं वो इनफ कंपनसेशन नहीं हो सकते। एक्चुअल डैमेज कैन नॉट बी असरटेन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस, तो आप कहते हैं कि फाइनेंशियल लॉस जो है वो तो मैयर ही नहीं हो सकता नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा देना चाहिए। इट इज प्रोबेबल दैट कंपनसेशन इन मनी और नॉन परफॉर्मेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, आप कहते हैं कि जी दूसरे शख्स के पास जो चीज़ें हैं वही मिल सकती हैं, उसके पास पैसे तो हैं ही नहीं, अगर उसे डैमेजेस का कह भी दिया जाए तो वो डैमेजेस पे ही नहीं कर सकता, तो उससे सिर्फ चीज़ें ही मिल सकती हैं, तो वो चीज़ें ही ले लेनी चाहिए। देयर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ रेयर कमोडिटीज, अब रेयर कमोडिटीज तो रेयर ही होती हैं, फिर उनकी जगह पैसे तो इनफ नहीं हो सकते, तो फिर वो उन चीज़ों की डिलीवरी ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, अपार्टमेंट और हाउसेस, हर लैंड, बिल्डिंग, अपार्टमेंट और हाउस को यूनिक समझा जाता है, उसकी लोकेशन, उसके डिज़ाइन और उस चीज़ की वजह। दो एक जैसे घर भी बने हुए हों तो उनकी लोकेशन में फ़र्क हो सकता है, कॉर्नर का प्लॉट है या जो है एक मिडल प्लॉट है, या इसका व्यू डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में भी एक की जगह दूसरा जो है वो सेम कंसीडर नहीं होता। तो इन सिचुएशंस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट से आपको मिल सकती है, लेकिन याद रखें डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, यानी कोर्ट की मर्जी है कि वो आपको अलाउ करे या ना करे। यहां पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। आजम एग्री टू सेल एन ओल्ड यूनिक पेंटिंग टू बाबर फॉर ₹500,000। सब्सिक्वेंटली आजम रिफ्यूज टू सेल द पेंटिंग, हाउएवर ड्यू टू यूनिक सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि जो पेंटिंग है वो एक ओल्ड यूनिक पेंटिंग है, तो उसकी मॉनेटरी कंपनसेशन तो एडिकेट नहीं है, तो बाबर में फाइल सूट अगेंस्ट आजम फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बाबर का इनकार है, वो चाहे डैमेजेस देने को तैयार भी हो तो वो रेलिवेंट नहीं है, और इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाएगी, यानी पेंटिंग लाजमी तौर पर डिलीवर की जाएगी। एक और केस देखते हैं। आजम एग्रीज टू सेल 2 रेयर पाकिस्तानी हैंडमेड कारपेट्स टू बाबर फॉर ₹2 मिलियन। इन केस ऑफ ब्रीच बाय आजम, कि आजम ने कहा कि जी वो नहीं दे रहा कारपेट, लेकिन फाइनेंशियली चाहे वो रेडी भी हो, बाबर में कंपेल आजम टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज विच वुड बी काज बाय नॉन परफॉर्मेंस बाय आजम, क्योंकि रेयर कारपेट्स हैं, तो वो आप नहीं कह सकते कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा। फाइनेंशियल लॉस इसका कैलकुलेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही सूटेबल होगी। वो केसेस जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं की जाएगी, जहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन एडिकेट रेमेडी हो। अगर आप समझते हैं कि जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ है वो पैसे लेकर बात पूरी हो सकती है, तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है। जहां कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज का, आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनानी है, सिंगर ने सिंगिंग करनी है, टीचर ने पढ़ाना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के होते हैं, इनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं करवाई जा सकती। जहां कोर्ट सुपरवाइज ना कर सकती हो कॉन्ट्रैक्ट को, जहां पे इशू ये है कि बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो सही क्वालिटी का है या नहीं, या काम सही अंदाज से किया जा रहा है या नहीं, तो कोर्ट इसको तो सुपरवाइज नहीं कर सकती कि सिविल वर्क कैसे हो रहा है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स डिसाइड वैसे जनरली तो हो सकते हैं कि आउटसाइड थर्ड पार्टी ये कर दे, लेकिन जहां कोर्ट को सुपरवाइज करना हो इस तरह की चीज़ों को, तो कोर्ट इन चीज़ों को सुपरवाइज नहीं कर सकती। जहां वन ऑफ द पार्टीज माइनर, तो तब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी।
कॉन्ट्रैक्ट इज इनइक्विटेबल टू इधर पार्टी, यानी कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से किया गया था वो पहले ही एक पर्सन के साथ नाइंसाफी थी। तो फिर जब पहले ही कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है जिसमें पार्टीज जो हैं वो इक्वल लेवल पर नहीं है, बार्गेनिंग पोजीशन पर नहीं है, तो फिर अब उस पर इक्विटेबल डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगी और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। एक सिंपल सा सिनेरियो देखते हैं। हबीब कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई अ मशीन टू अशरफ फॉर ₹20,000। Later, due to increase in prices, Habib refused to perform the contract. The same machine is available in market for ₹24,000. Now, Ashraf cannot file a suit for specific performance as monetary compensation of 4,000 would be an adequate remedy. भाई सेम मशीन अशरफ को 24,000 की मार्केट से मिल जाएगी और 4,000 रुपये उसे हबीब से मिल जाएंगे, तो देखें उसे मशीन भी मिल गई और उसे मशीन की कॉस्ट पड़ी भी 20,000। तो अगर अशरफ मार्केट से 24,000 की मशीन ले लेता है और 4,000 के उसको डैमेजेस मिल जाते हैं हबीब से, तो स्टिल हैज़ अ मशीन एंड ही हैड टू पे नेट 20,000 ओनली। तो इसमें जो एडिकेट रेमेडी है मॉनिटरी कंपनसेशन। Tanveer, an artist, agreed to perform at an event organized by Sajid. Later, due to some heated arguments between them, Tanveer stated that he will not perform at Sajid's event. Sajid cannot enforce specific performance as contract is of personal nature. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि पर्सनल नेचर का है तो इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं करवाई जा सकती। और पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में देखें फिर वो इशू आ जाएगा कि अगर बाद में लेट्स से कि एक पार्टी के कहने पर कोर्ट करवा भी दे अगर, तो फिर ये होगा कि जी वो सही परफॉर्म कर रहा था या नहीं कर रहा था। अब इस चीज़ को कौन जज करेगा? कोर्ट जो है वो एक सिंगर की परफॉर्मेंस को तो इवेल्युएट नहीं कर सकती कि वो अच्छी थी बुरी थी, और ये तो बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ होती है। सेम सिंगर जो है वो किसी को उसकी आवाज़ पसंद आ रही होती है और किसी को पसंद नहीं आ रही होती। तो ऐसी सब्जेक्टिव चीज़ों को कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स जो है वो करवाना वैसे भी नामुमकिन है और बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन इससे क्रिएट हो सकती है। एक और केस देखते हैं। Deen Construction Limited contracted to build a commercial center for Asad. Later, DCL refused to build the center as they were focusing on more profitable opportunities now. Asad wants to enforce specific performance along with guarantee that DCL will not compromise the construction quality. अब कोर्ट देखें इसको कैसे देखे कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है या नहीं हो रही, इसको कोर्ट के लिए सुपरवाइज करना जो है वो फिजिबल नहीं है। सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एज कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंजंक्शन, इंजंक्शन जो है ये भी एक इक्विटेबल रेमेडी है। इसको आप एक किस्म का जो है वो स्टे ऑर्डर कह सकते हैं, यानी कोर्ट जब किसी काम करने से रोक देती है तो उसे इंजंक्शन कहते हैं। इंजंक्शन मीन्स एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच एब्सटेन्स फ्रॉम रॉन्ग डूइंग, कि कुछ काम जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं करना चाहिए और अगर कोई शख्स वो कर रहा हो तो कोर्ट उसे ऑर्डर दे देगी कि यह काम अब आप ना करें। अगर वो फिर अब भी करता है तो वो फिर कोर्ट के भी अगेंस्ट जा रहा होगा, तो तौहीन अदालत भी हो जाएगी एक किस्म की। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज समथिंग विच ही प्रॉमिस नॉट टू डू, द कोर्ट मे इशू एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम डूइंग सो। दस इंजंक्शन इज अ प्रिवेंटिव रिलीफ, यानी इससे पहले कि कोई खिलाफ वर्जी करे आप उसको खिलाफ वर्जी करने से ही रोक देते हैं, इसलिए इसको प्रिवेंटिव रिलीफ कहते हैं कि गलत काम होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। इट इज पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां आपको यह तवक्को हो कि ये शख्स कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करेगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट था कि सिर्फ हमारे साथ काम करना है, लेकिन ये लग रहा है कि ये किसी और के साथ भी काम करने वाला है, तो आप पहले ही उस पर इंजंक्शन ऑर्डर ले लें ताकि वो किसी और के साथ काम ना कर सके। वेयर डैमेजेस वुड नॉट बी एन एडिकेट रिलीफ, इस पर भी अब हम सिनेरियो देखते हैं। सो आजम एग्री टू प्ले क्रिकेट फॉर एप्पल क्रिकेट क्लब ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 3 years. During the contract period, Azam made a contract with Orange Cricket Club and refused to play cricket for Apple Cricket Club.
Here Azam could be restrained by injunction from doing so. अब ये देखें कि जब 3 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट एप्पल क्रिकेट क्लब के साथ है, तो उस दौरान किसी और क्लब के साथ जो है उस पर्सन को अगर वो खेलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा होगा, ब्रीच। और अगर एप्पल क्रिकेट क्लब पहले कोर्ट से रब्ता कर लेता है तो कोर्ट उसको दूसरे क्लब के लिए खेलने से रोक देगी। एक और सिनेरियो देखते हैं जी हम। साहिबा, अ फिल्म एक्ट्रेस, एग्रीड टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर वाई फिल्म फॉर अ ईयर एंड फॉर नो वन एल्स। तो एक्सक्लूसिव का मतलब तो यही है कि सिर्फ जी वो एक कंपनी के साथ काम करेंगे और किसी और कंपनी के साथ काम नहीं करना होगा। बट ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर जी फिल्म। हियर शी कुड बी रिस्ट्रेन्ड बाय इंजंक्शन फ्रॉम डूइंग सो। अब अगर वो जी फिल्म्स के साथ काम करना शुरू करते हैं तो वाई फिल्म्स वाले कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर वो इंजंक्शन ऑर्डर ले लेते हैं तो फिर साहिबा को जी फिल्म्स के लिए काम करने से कोर्ट की तरफ से रोक दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है जी 7th एंड लास्ट हमारे पास क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्नड और डिजर्व, यानी जितना काम हो गया है उसके पैसे तो दिए जाएं। In case of breach of contract, the application or non-application of the term quantum merit varies depending upon the terms of contract। यानी कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटम मेरिट अप्लाई नहीं होता। इसको हम कुछ सिचुएशंस में देखेंगे जहां पर ये अप्लाई हो रहा होगा और कुछ सिचुएशन में ये अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो सिचुएशंस टू सिचुएशन भी डिफर करता है। और फिर क्या एक कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था या इनडिविजिबल था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, आपने जाना है जी कराची से लाहौर, और वो आपको आधा सफ़र करके वापस ले आए और कहें कि जी हाफ ट्रैवल किया था उसके पैसे आप आधे दे दें, तो वो तो इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें तो अगर परफॉर्म नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो कोई पैसे नहीं बनते। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो डिविजिबल होते हैं, तो उनमें क्वांटम मेरिट पॉसिबल होता है। तो डिविजिबिलिटी और इनडिविजिबिलिटी भी एक रेलिवेंट फैक्टर होगा। अब क्वांटम मेरिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितना काम हो गया है उसके पैसे बन जाने चाहिए। Quantum merit is likely to be sought where one party has already performed part of his obligation। क्योंकि अगर आप पूरा काम कर चुके हैं फिर तो एक्शन फॉर प्राइस होगा। पार्ट ऑफ द वर्क हुआ है तो फिर क्वांटम मेरिट अप्लाई हो सकता है। एंड द अदर पार्टी देन रिपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने कुछ काम किया था और दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है। प्रोवाइड द इंजर्ड इलेक्ट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज टर्मिनेटेड, ही मे क्लेम अ रीजनेबल अमाउंट फॉर द वर्क डन। इसकी जो है अब हम सिनेरियो से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। कासिम, एज ऑनर ऑफ अ मैगजीन, engaged Paul to write a book to be published by installment in his magazine. After a few installments were published, the publication of the magazine was stopped. It was held that Paul could claim payment for the part already published। इसको इलस्ट्रेट करते हैं। लेट्स से कि जी एक पर्सन ने एक मैगजीन के लिए 10 पार्ट्स में डिफरेंट जो है ना एक बुक को पब्लिश करवाना था, लेकिन 10 पार्ट्स में वो पब्लिश होनी थी। तो पूरा काम नहीं हुआ था, सिर्फ उसने 10 में से लेट्स से कि 10 पार्ट जो है 10 लाख के लिए लिखने थे, और 10 में से जो है ना वो सिर्फ 4 पार्ट्स पे काम कंप्लीट हुआ था और 4 पब्लिश हुए थे। तो इसके बाद ये हुआ कि पब्लिकेशन स्टॉप हो गई। तो उसने जो 4 पार्ट्स पे काम किया है, तो अगर टोटल 10 के 10 लाख रुपए मिलने थे, जो 4 पार्ट्स के उसे 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। ये क्वांटम मेरिट की एप्लीकेशन होगी केस नंबर 1 में। दूसरा है अलीशा सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर, द मैनेजर ऑफ अ थिएटर, टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 nights in every week during the next 2 months, and Babar engages to pay her ₹100 for each night's performance। On the 6th night, यानी परफॉर्मेंस की जो 6th night थी, Alicia willfully absent herself from the theater and Babar in consequence rescinds the contract। Babar must pay Alicia for the 5 nights on which she had sung। तो यहाँ पे सिनेरियो देखते हैं कि जी 5 दिन की परफॉर्मेंस हो चुकी थी और 6 डे की परफॉर्मेंस पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान कैंसिल हो गया। तो जो 5 नाइट्स के पैसे बनते हैं वो परफॉर्मेंस की सर्विसेज के जो पैसे हैं वो देने होंगे, और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो ख़त्म हो गया, तो उसकी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 7 रेमेडीज़ हमने डिस्कस करनी थी, ये हमने कर ली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।